हाय वांगशन फैमिली, वेलकम बैक। लेट्स स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर। विंग ने वांग जी को सब कुछ बताया था, उस रात क्या क्या हुआ था और कैसे वांग जी के अल्फा ने विंग को अपना बनाने के चक्कर में ना सिर्फ उस पर फोर्स यूज किया बल्कि फोर्सफुली उसे मार्क भी कर दिया। वांग जी अब इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था क्योंकि उसे चैंग को फेस करना था। विंग तो खैर उसके प्यार को मान चुका और इतना सब कुछ होने के बाद भी विंग ने वांग जी को बहुत आसानी से माफ भी कर दिया था। इनफैक्ट विंग कितना समझदार है ये बात आज वांग जी को समझ आ रही थी क्योंकि सच में विंग इस सिचुएशन को बहुत कामली डील कर रहा था। इनफैक्ट वो वांग जी को समझा रहा था कि जो कुछ भी हुआ उसमें उसकी गलती नहीं है बल्कि ये सिर्फ उसके अल्फा की जिद थी। विंग से इतनी समझदारी की उम्मीद वांग जी ने नहीं की थी। ये समझदारी अब चैंग की भी होनी चाहिए थी, पर वांग जी जानता था कि चैंग इतनी आसानी से इन बातों को नहीं समझेगा। अगर गलती से भी चैंग को विंग की हालत का पता चला शायद ही वो दिन के बाद वांग जी सरवाइव भी कर सके क्योंकि चैंग पूरा पागल है और अगर बात विंग की हो तो वो तो हद से ज़्यादा खतरनाक बन जाता है। साथ ही जब उसे ये पता चलेगा कि जिसके ऊपर वो इस दुनिया में सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करता है और जिसको उसने अलाउ किया है अपने भाई के पास रहने के लिए, उसी इंसान ने उसे धोखा दिया। वांग जी बस ये होप कर रहा था कि चैंग उसकी कंडीशन समझ जाए, पर फिलहाल उसे विंग को भी संभालना था क्योंकि विंग ने पिछले कुछ दिनों से खुद को बहुत अच्छी तरीके से होल्ड करके रखा था। पर अब जब वांग जी सच्चाई जानता है तो वो अपने ओमेगा को अकेला सफर तो नहीं होने देगा। साथ ही वांग जी को टेंशन है विंग के हीट का भी। ऑब्वियसली वांग जी विंग के बारे में सब कुछ जानता है, उसका हीट पीरियड कब होता है ये भी बात वांग जी बहुत अच्छी तरीके से जानता है क्योंकि जब भी विंग की हीट होती है वांग जी खुद ही जियांग मैंशन में नहीं जाता क्योंकि वांग जी अपने अल्फा को बहुत अच्छी तरीके से जानता है। जितना वांग जी शांत है उतना ही उसका अल्फा अग्रेसिव है, उसका नेचर बिल्कुल डोमिनेटेड है। ऑब्वियसली वो एक डोमिनेटेड अल्फा है तो उसी की तरह से उसका नेचर है अग्रेसिव, रूड, कोल्ड, बात बात पर गुस्सा करना। इनफैक्ट वो किसी भी बात को समझता ही नहीं, सीधा अटैक कर देता है। वांग जी ही जानता है कि वो अपने अल्फा को कैसे हैंडल करता है, इसलिए तो वांग जी हमेशा अपने अल्फा को ब्लॉक ही करके रखता है। पर जब भी उसके अल्फा को चांस मिलता है वांग जी की बॉडी पर टेक ओवर करने में तब वो ऐसे कांड करके रखता है और इस बार तो उसने बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया था। खैर अब कर भी कह सकते थे। वांग जी विंग को तो अपनी बाहों में सुला चुका था और खुद इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहा था। साथ ही उसे विंग के लिए भी बहुत बुरा लग रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका अल्फा इस हद तक गिर जाएगा कि वो अपनी इनोसेंट ओमेगा को इतना बुरी तरीके से हर्ट कर देगा। विंग बहुत देर तक वांग जी की बाहों में ही पीसफुली सोता रहता है। वांग जी ने विंग को अपने लैप में ही बिठा के रखा था और विंग का हेड उसके चेस्ट पर था। विंग ने उसे पूरी तरीके से रैप करके रखा था और वो बहुत पीसफुली सोया हुआ था। वांग जी के फेरोमोन्स ने उसे पूरी तरीके से शांत कर दिया था। साथ ही इतने दिनों से विंग जो स्ट्रेस में था वो स्ट्रेस भी आज जा चुका था क्योंकि ऑब्वियसली वांग जी को सच्चाई पता चल चुकी है। तो वो होता है ना, किसी को अपना दिल का हाल बताकर थोड़ा हल्का लगता है। आज विंग के साथ वैसा ही हुआ था। इतने दिनों से वो बहुत ज़्यादा परेशान था, अकेला ही इन सब प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा था तो एक डर था। पर आज वो ये जानता था कि उसके साथ वांग जी है तो उसे उतना ही करेज मिला था। ये भी एक रीज़न था कि वो पीसफुली सोया हुआ था। वांग जी विंग को बहुत देर तक सोने देता है पर अब लगभग इवनिंग होने में आई थी। वांग जी जानता था कि चैंग थोड़ी ही देर में विंग को लेने आ जाएगा, इसीलिए वो सबसे पहले अपने पॉकेट से मोबाइल निकालता है और चैंग को मैसेज कर देता है कि वो विंग को पिक करने ना आए। वांग जी खुद ही उसे नाइट में घर पे छोड़ देगा। वो बाहर है और वांग जी विंग को बाहर ही डिनर भी करवाने वाला है, जिसका रिप्लाई चैंग तुरंत ओके में सेंड कर देता है। अब वांग जी को चैंग की तो टेंशन नहीं थी क्योंकि उसे अभी भी विंग से बातें करनी थी। इसीलिए अगर चैंग थोड़ी देर में आ जाता तो विंग की पीसफुल नींद भी खराब हो जाती और उन दोनों की बातें भी कंप्लीट नहीं होती। इसीलिए वांग जी ने ये किया था। कुछ देर और विंग सोता रहता है लेकिन थोड़ी देर बाद वो मूव करने लगता है। वांग जी समझ चुका था कि विंग की नींद कंप्लीट हो चुकी है, इसीलिए वो भी विंग को धीरे धीरे सहलाते हुए उठाने लगता है। विंग जब उठता है उसके सामने उसके जानग थे। विंग के फेस पर स्माइल आ चुकी थी। वांग जी जब विंग की वो ब्यूटीफुल स्माइल देखता है वो भी स्माइल करता है और विंग के हेयर्स को प्यार से रफल करते हुए कहता है, नींद कंप्लीट हो गई तुम्हारी। विंग नोट करता है
वांग जी विंग को सॉफ्टली सहलाते हुए कहता है, ठीक है चलो मेरे रूम में जाकर फ्रेश हो जाओ, हम कहीं बाहर चलते हैं। विंग कन्फ्यूजिंगली वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, बाहर बाहर कहाँ जाना है जानगा? वांग जी विंग के फेस पर हाथ रखता है और सॉफ्टली कहता है, बहुत परेशान हो ना, पर अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, सो डोंट वरी, थोड़ा घूम के आते हैं जिससे मेरे शियान को अच्छा लगेगा। वैसे भी तुम्हारे चैंग को मैंने मैसेज कर दिया है कि मैं रात को विंग को छोड़ दूंगा, अभी 6 ही बजे है तो मेरे पास बहुत सारा वक्त है, मैं अपने शियान को थोड़ा रिलैक्स फील करवा दूंगा, उसके बाद हम दोनों डिनर करेंगे और बाद में मैं तुम्हें रात को छोड़ दूंगा, ठीक है? विंग नोट करता है। विंग वांग जी की लैब से उठ जाता है और वो वांग जी के रूम की तरफ जाने लगता है। ऑब्वियसली इस अपार्टमेंट में विंग पहली बार आया नहीं था, ये अपार्टमेंट उसके लिए बहुत फेमिलियर था। अक्सर वो यहाँ आया करता था अपने चैंग के साथ, कभी अकेले कभी सिचानग से मिलने के लिए, तो उसके लिए ये पूरा घर अपने जैसा ही था। वो सीधा वांग जी के रूम में जाता है और खुद को फ्रेश करता है। वांग जी जो ऑलरेडी खुद दूसरे रूम में रेडी हो रहा था, विंग फ्रेश हो जाता है और वो बाहर आता है। वांग जी भी अभी तक रेडी हो चुका था, तो वांग जी विंग के साथ अपार्टमेंट से बाहर निकलने लगता है। विंग अचानक वांग जी के हाथ को पकड़ के वांग जी को रोक देता है। वांग जी मुड़ के विंग की तरफ देखता है। विंग जो कुछ बोलना चाहता था पर थोड़ा हेजिटेट कर रहा था, ये बात वांग जी समझ चुका था। वांग जी विंग के पास जाता है और उसे अपने करीब करता है। वो विंग के फेस पर सॉफ्टली अपने हाथों को रब करते हुए कहता है, क्या चाहिए शियान को? कुछ बोलना है, बोलो। विंग अपनी नज़रों को झुका लेता है और अपनी हेजिटेड वॉइस में कहता है, वो मुझे गलत मत समझना, पर मुझे कुछ चाहिए था। वांग जी जब ये सुनता है वो कंफ्यूज हो जाता है और विंग की तरफ देखते हुए कहता है, क्या चाहिए तुम्हें, बताओ अपने जानका को। विंग हेजिटेडली कहता है, वो मुझे ये जानना था कि क्या हम अब जब बाहर जा रहे हैं तो वापस आएंगे अपार्टमेंट में, या सीधा आप मुझे घर छोड़ दोगे? वांग जी विंग की तरफ देखता है और सॉफ्टली ही कहता है, ऑब्वियसली वापस क्यों आएंगे, मैं तुम्हें डायरेक्टली जियांग मैंशन छोड़ दूंगा, क्योंकि वापस आना और फिर से जाना अपोजिट डायरेक्शन में है ना, ये लेट हो जाएगा। विंग नोट करता है और कहता है, ठीक है चलिए। इतना बोलकर विंग आगे जाने लगता है तब वांग जी विंग के हाथ को पकड़ता है और उसे अपनी तरफ खींचता है। सीधा विंग वांग जी के चेस्ट से हिट हुआ था। वांग जी विंग के चिन पर हाथ रखता है और उसे ऊपर की तरफ करते हुए विंग की आंखों में देखते हुए कहता है, तुमने कहा ना तुम्हें कुछ चाहिए, क्या चाहिए तुम्हें, बताओ, मैं देता हूँ ना तुम्हें, तुम्हारे जान का तुम्हें सब कुछ देंगे, तुम बोलो ना, डरो मत। विंग अपने हेड को नीचे कर लेता है और अपने फिंगर से खेलते हुए कहता है, वो मुझे गलत मत समझना, प्लीज़, मेरा इंटेंशन गलत नहीं है, पर क्या मुझे कुछ ऐसा मिल सकता है जिसमें आपकी सेंट हो, मतलब आपके फेरोमोन्स। वो एक्चुअली मुझे नाइट में नींद नहीं आती, जब से आपने मुझे मार्क किया है मुझे क्रेविंग होती है आपके सेंट की, और आप बहुत दिनों से दूर थे ना, मतलब मैं आपको ज़्यादातर अवॉइड करने की कोशिश कर रहा था, तो ये मार्क मुझे दर्द देता है। पर कल जब आपने मुझे हक करके अपनी सेंट से सेंटेड किया था, मतलब वो आपने इंटेंशनली तो नहीं किया था, पर आपने मुझे हक करके जब हम ऑफिस में थे तो आपके फेरोमोन्स की वजह से मेरे शर्ट पे वो फेरोमोन्स लग चुके थे और रात को मुझे उसकी वजह से नींद अच्छी आई। भले ही मैं डरा हुआ था पर मुझे नींद अच्छी आई, तो प्लीज़। वांग जी विंग के आईज से उन आंसुओं को जेंटली वाइप करते हुए उसके फोरहेड पर सॉफ्ट किस करता है। वो विंग की आंखों में देखते हुए कहता है, शियान, ऑलरेडी मेरे अल्फा ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, ये मैं जानता हूँ, और तुम्हें ये सब चीज़ें बोलने में कभी भी हेजिटेट नहीं करना चाहिए, एटलीस्ट मेरे सामने तो भी नहीं, क्योंकि मैं एक अल्फा हूँ, जानता हूँ कि इन सब चीज़ों की ओमेगा को नीड होती है। जब अल्फा ओमेगा को मार्क कर देता है और वो मार्क नया होता है तो ऑब्वियसली लगातार ओमेगा को उसके अल्फा की क्रेविंग होना, उसकी फेरोमोन्स को इनहेल करना पसंद है।
ये मैं ऑलरेडी जानता हूँ। आज तक मैं ये नहीं जानता था कि मैंने ही गलती से तुम्हें मार्क किया है, पर अब जब मैं जानता हूँ तो ऑब्वियसली मैं तुम्हारी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाऊंगा। और ये कोई मजबूरी नहीं है, ये मेरा प्यार होगा। मैं ऑलरेडी तुम्हें बता चुका हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और रही बात इन सब चीज़ों की, तो ऑब्वियसली मैं तुम्हें वो सब दूंगा जिससे मेरे ओमेगा को रिलैक्स फील हो। तुम 1 मिनट यही रुको, मैं अभी आया। इतना बोलकर वांगजी विंग को वही छोड़कर सीधा अपने रूम की तरफ जाता है। वांगजी अपने 2 ओवरसाइज और लॉन्ग कोट को लाता है जिस पर फुल्ली उसके फेरोमोन्स थे और वो पूरी तरीके से वांगजी के फेरोमोन्स से सेंटेड थे। वांगजी उन कोट्स को विंग को दे देता है, साथ ही वो विंग को एक परफ्यूम देता है जो वांगजी के सैंडलवुड फेरोमोन्स से कहीं ना कहीं मेल खाता था। वांगजी विंग को वो सारी चीज़ें पकड़ाते हुए कहता है, बस इन्हें छुपा के रखना थोड़े दिन तक, जब तक मैं तुम्हारे चैंग से बात ना कर लूँ। उसके बाद मैं ही तुम्हारे पास रहूँगा, तो तुम्हें इन सब चीज़ों की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है माया ओमेगा? विंग नोट करता है। वांगजी विंग की तरफ सॉफ्टली देखते हुए कहता है, तो और कुछ चाहिए? और कोई परेशानी होती है? विंग ना में अपने हेड को शेक करता है। वांगजी एक सॉफ्ट स्माइल से विंग की तरफ देखता है और कहता है, तो अब चलेगा मेरा ओमेगा मेरे साथ? विंग नोट करता है, उसके भी फेस पर ब्यूटीफुल स्माइल थी, क्योंकि जब से वांगजी को पता चला था वो कंटिन्यू विंग को शियान से भी ज़्यादा मेरा ओमेगा कह रहा था। और सच में ये फीलिंग बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थी। जब से खासकर विंग को ये पता चला था कि वांगजी मजबूरी में नहीं बल्कि प्यार की वजह से उससे शादी करना चाहता है, तब तो विंग हद से ज़्यादा हैप्पी था। पर उसे इस हैप्पीनेस में सबसे ज़्यादा डर अपने चैंग का था। खैर फिलहाल उसने वांगजी को रोक तो दिया था चैंग से बात करने के लिए, पर विंग ये भी जानता था कि वांगजी बहुत जल्द चैंग से बात करेगा और ये बात उसे कहीं ना कहीं टेंशन दे रही थी। पर फिलहाल वो इस पल को जीना चाहता था जब उसके जान का उसके साथ है, इसीलिए वो ज़्यादा टेंशन ना लेते हुए वांगजी के साथ जाता है। वांगजी और विंग थोड़ा घूमते हैं, वो सी साइड जाते हैं, वहाँ भी थोड़ी मस्ती करते हैं। बाद में वांगजी विंग को कैंडल लाइट डिनर करने ले जाता है। वांगजी देख सकता था कि विंग थोड़ा अनकंफर्टेबल है उसके साथ। ऑब्वियसली ये बात नॉर्मल थी, क्योंकि अचानक विंग और वांगजी का रिश्ता बहुत अजीब सिचुएशन में चेंज हो चुका था। कहीं ना कहीं वो दोनों भी अपना अपना रिश्ता चेंज तो करना चाहते थे, पर जो सिचुएशन बन चुकी थी उस हिसाब से दोनों के लिए भी ये बहुत ऑकवर्ड हो चुका था। खासकर विंग के लिए। पहले जो विंग वांगजी को अक्सर टीज किया करता था, उसके आसपास घुमा करता था, हमेशा उससे हैप्पीली बातें करता रहता था, बिना सोचे समझे वो वांगजी को तंग कर दिया करता था। पर अब विंग एक तो नजरें झुकाकर बात कर रहा है जो पहले वो नहीं करता था, साथ ही उसका वो चुलबुला बिहेव भी कहीं ना कहीं वैनिश हो रहा है। पहले विंग वांगजी के सामने कुछ भी बोलने से डरता नहीं था, वो डायरेक्टली बोल देता था, पर अब उसमें हेजिटेशन आ चुका है। वो हर बात वांगजी से बोलने से पहले या तो ये बोलता है कि बुरा मत मानना, गलत मत समझना। ये सारी बहुत ऑकवर्ड हो चुका है। साथ ही उनका रिश्ता इनफैक्ट अभी और ज़्यादा ओपन अप होना चाहिए, तो वो थोड़ा और ज़्यादा लिमिट्स में बंध रहा है, ऐसा वांगजी को लगता है। कहीं ना कहीं ये सच भी है, पर वांगजी विंग को वक्त देना चाहता है, पर वो खुद के साथ विंग को कंफर्टेबल भी करना चाहता है, क्योंकि फ्यूचर चाहे जो हो, फिलहाल प्रेजेंट में वांगजी भी ये जानकर कहीं ना कहीं खुश है कि विंग उससे बिलोंग करता है। ऑब्वियसली उसके अल्फा ने गलती की, पर उसके अल्फा ने उसे एक बहुत बड़ी खुशी भी दी है और वो उस खुशी की डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता उसे ना मनाकर। इसीलिए वो विंग को जब डिनर पे लेके जाता है तो वो विंग को बिल्कुल अपने लैप पे ही बिठा लेता है। विंग पहले तो हेजिटेट करता है, पर बाद में वांगजी के कहने पर वो भी शांति से बैठ जाता है। वांगजी विंग के ही पसंद का सारा फूड ऑर्डर कर चुका था और अब वहाँ कोई नहीं था सिवाय उन दोनों के। माहौल बहुत खूबसूरत था, रात का वक्त था और बस उस कैंडल की धीमी रोशनी थी जिसमें विंग का क्लियर नहीं पर ब्यूटीफुल फेस नजर आ रहा था जो बहुत ज्यादा शाइन भी कर रहा था। वांगजी ने विंग के वेस्ट पर अपना एक हाथ रखा हुआ था और उसका दूसरा हाथ टेबल पर था और वो खुद विंग के लिए एक एक उसके पसंदीदा फूड को निकाल रहा था। वांगजी जब पूरी प्लेट रेडी कर देता है तब वो खुद विंग को अपने हाथ से खिलाने लगता है। विंग बहुत कम वांगजी के साथ आई कांटेक्ट कर रहा था, जो बात वांगजी को ज़्यादा पसंद नहीं आती, क्योंकि ऑब्वियसली अब विंग उसका ओमेगा है तो वो विंग को पहले से भी ज़्यादा करीब से जानना चाहता है और वो भी चाहता है कि विंग उसके पहले से भी ज़्यादा करीब आए। और उसके उल्टा हो रहा है तो उसे भी अब इन सिचुएशंस को संभालना तो होगा ही। इसीलिए
वांग जी विंग के माउथ के सामने फूड लेके जाता है। विंग माउथ ओपन करता है और वांग जी उसे खिलाने लगता है। धीरे धीरे वांग जी विंग को पूरा फूड खिला देता है और वो वांग जी की विंग की उन झुकी पलकों को और झुके सर को अपने हाथ से ऊपर उठाता है, मतलब उसके चिन पर हाथ रख के वो उसके फेस को ऊपर उठाता है और विंग की तरफ देखकर सॉफ्टली कहता है, माय ओमेगा, क्या तुम्हें ये सब सही नहीं लग रहा? क्या मैं तुम्हें कुछ ज़्यादा अनकंफर्टेबल कर रहा हूँ? क्या हमारा रिश्ता तुम्हें सही नहीं लगता? विंग तुरंत वांग जी की तरफ देखता है और हेजिटेडली कहता है, नहीं 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 अल्फा। जैसे ही विंग के मुंह से अल्फा वांग जी सुनता है, उसके फेस की स्माइल बस देखने लायक थी। वो विंग की तरफ देखते हुए उसी स्माइली फेस के साथ कहता है, अल्फा मान चुके हो ना मुझे? विंग तुरंत अपनी नजरों को इधर उधर करने लगता है। वांग जी विंग को देखता है और कहता है, मुंह से बोल दिया है तो दिल से मान भी लो। और हमारा रिश्ता अब पहले की तरह तो नहीं हो सकता, क्योंकि देखा जाए तो उस रिश्ते में कहीं ना कहीं कुछ अलग बॉन्ड था, पर अब ये जो रिश्ता है ये उस रिश्ते से कहीं ज़्यादा ऊपर है। मैं तुम्हारा अल्फा हूँ और तुम मेरे ओमेगा हो। मैं तुम्हें ऑलरेडी एक्सेप्ट कर चुका हूँ और मार्क भी कर चुका हूँ, वो भी मजबूरी में नहीं बल्कि प्यार की वजह से। मैं ऑलरेडी अपने प्यार को कन्फेस कर चुका हूँ और तुम्हारे भी मुंह से ये सुन चुका हूँ कि तुम मुझे प्यार करते हो। तो अब ये ऑकवर्डनेस ज़्यादा हमारे रिश्ते में नहीं होनी चाहिए और ना ही ये हेजिटेशन। तुम्हें जो भी बोलना है, जो भी तुम चाहते हो, वो तुम बस अपने अल्फा के सामने डिमांड कर सकते हो। पहले की तरह हो जाओ, बिल्कुल फ्रीली जो चाहे वो मुझे बोल दिया करो। जो तुम मुझसे एक्सेप्ट करते हो, एक्सपेक्ट करते हो, वो कुछ भी तुम मुझे बता सकते हो, चाहे फिर वो कुछ भी क्यों ना हो। तुम्हारा अल्फा उसे ज़रूर तुम्हें देगा। बस कुछ वक्त के लिए ये रिश्ता छुपाने वाला हो, उसके बाद मैं खुद चैंग से बात करूँगा। जब फिर से ये बात विंग सुनता है, वो फिर से टेंशन में आ चुका था। वो वांग जी की तरफ देखता है और फिर से पैनिकली कहता है, जानगर प्लीज़ आप मत कीजिए ना ऐसा। चैंग बहुत खतरनाक है, आप नहीं जानते क्या उनको? वो आपको जिंदा नहीं छोड़ेगी। प्लीज़ ना, जैसा चल रहा है वैसे चलने देते हैं ना। आप भी किसी को कुछ मत बताना, मैं भी किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। हम ऐसे ही चुप के मिलते जाएंगे। वांग जी विंग को सॉफ्टली देखते हुए कहता है, शियान तुम्हारा डर मैं समझ सकता हूँ, पर ये धोखा होगा, ना सिर्फ तुम्हारे चैंग के साथ बल्कि हम दोनों के रिश्ते के साथ भी, तुम्हारी फैमिली के साथ भी। तुम्हें क्या मैं इतना बुज़दिल और कमज़ोर लगता हूँ कि मैं अपने प्यार को अब दुनिया के सामने साबित भी नहीं कर सकता? मेरे अल्फा ने तो तुम्हें बिना डरे मार्क कर दिया ना, अब मैं क्यों डरूं? कहीं ना कहीं मेरा अल्फा और मैं एक ही तो है, और गलती उसकी हो या मेरी, रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों को ही उठानी है। और तुम्हें क्या लगता है जब तुम हीट में रहोगे और ये बात मेरे अल्फा को पता चलेगी तो वो चुप रहेगा? ऐसा नहीं होगा शियान। मेरे अल्फा का बिहेवियर बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाएगा और वो उस वक्त अपने और अपने ओमेगा के बीच में आने वाले हर इंसान को बहुत बुरी तरीके से हर्ट कर देगा और अपने ओमेगा तक पहुंचने की हर मुमकिन नामुमकिन कोशिश करेगा। उस वक्त मैं अपने अल्फा को भी कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा और हो सकता है कि उस वक्त चैंग और मेरे अल्फा में बहुत ज़्यादा ही बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। इससे अच्छा है कि मैं अपने तरीके से चैंग से और तुम्हारी फैमिली से बात करूं, यही सही रहेगा। विंग भी ये बात समझ सकता था क्योंकि उसने ऑलरेडी वांग जी के अल्फा का पागलपन तो देख लिया था, तो यही सही होता कि वांग जी ही अपने होश में चैंग से बात कर लेता। इसीलिए वो भी ना चाहते हुए भी नोट कर देता है। वांग जी एक सॉफ्ट स्माइल विंग को पास करता है और बाद में वो विंग की तरफ देखते हुए कहता है, मेरे ओमेगा ने तो अपने अल्फा के हाथ से पूरा फूड फिनिश करवा लिया, पर उसने अपने अल्फा के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। देखो, एक बाइट तक तुमने मुझे नहीं खिलाया। हाउ सैड। विंग जब ये सुनता है वो स्माइल करता है और खुद वांग जी के लिए फूड निकालता है। वो वांग जी को भी अपने हाथों से खिलाता है। ऐसे ही लवी डवी होकर वो अपना डिनर कंप्लीट करते हैं और अब निकलने का वक्त था। वांग जी और विंग कार में थे। ऑलरेडी चैंग का 2 बार वांग जी को कॉल आ चुका था कि वो विंग को लेकर कब आ रहा है घर पे। सब उसका इंतजार कर रहे हैं। वांग जी ऑलरेडी चैंग को बता चुका था कि वो रास्ते में है, पर फिर भी चैंग का उसे दूसरी बार फिर कॉल आया था और वांग जी ने सेम आंसर दिया था।
चैंग विंग के लिए इतना वरीड था कि वो वांग जी से बोल रहा था कि तुम मुझे लोकेशन सेंड करो, मैं आता हूँ विंग को लेने। वांग जी ने जैसे तैसे करके चैंग को शांत कर दिया था। जियांग मैंशन कुछ ही दूरी पर था, तभी वांग जी एक साइड कार को पार्क कर देता है। विंग ये देखकर थोड़ा सरप्राइज था, इसीलिए वो वांग जी को सरप्राइजिंगली देखने लगता है। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, वैसे जैसा मेरा ओमेगा मुझसे कुछ भी डिमांड कर सकता है, वैसे उसके अल्फा का भी तो हक होता है ना। विंग कंफ्यूजिंगली बस नोट कर देता है। वांग जी अपनी नज़रों को थोड़ा झुकाते हुए विंग से आई कांटेक्ट ब्रेक करता है और थोड़ा हेजिटेटली कहता है, तो क्या तुम अपने अल्फा को जो वो मांगेगा वो दोगे? विंग कंफ्यूज था, पर वो अपनी सॉफ्ट वॉइस में कहता है, हाँ ज़रूर, क्या चाहिए आपको? वांग जी अब अपनी नज़रें उठाकर विंग की तरफ देखता है और अपने एक हाथ को उठाकर विंग के लिप्स पर रख देता है। विंग ने अपनी आइज तुरंत ही क्लोज कर ली थी। वांग जी अपने थंब से विंग के लिप्स को सॉफ्टली रब करते हुए कहता है, उस रात का तो मुझे कुछ भी याद नहीं है, बहुत धुंधली यादें हैं और वो एहसास तो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है। तो मैं एक बार इन लिप्स को फील करना चाहता हूँ। क्या मैं अपने ओमेगा को किस कर सकता हूँ, वो भी एज यूर अल्फा तुम्हारे लिप्स पर? विंग ऑलरेडी अपनी आइज क्लोज कर चुका था, इसीलिए वो अपने हेड को नोट करता है, पर वांग जी क्लियरली देख सकता था कि विंग के ऑलरेडी चीक्स और ईयर रेड हो चुके हैं, उसके बस टच से ही। वांग जी एक सॉफ्ट स्माइल करता है और विंग के फेस के करीब झुकने लगता है। अभी भी वांग जी का थंब विंग के लिप्स पर था। वांग जी धीरे धीरे विंग के नेक के पीछे अपने दूसरे हाथ को डालता है और वो अपने थंब को अभी भी बीच में रख के अपने लिप्स को विंग के लिप्स पर रख देता है, पर अभी भी उसका थंब बीच में था। वांग जी अपने थंब से ही विंग के लोअर लिप को नीचे करता है और अब जाकर कहीं वांग जी ने विंग के लिप्स पर अपने लिप्स को रखा था और वो भी सीधा अपने टंग को उसने विंग के माउथ में डाल दिया था। विंग जिसका एक हाथ अपनी ही लैप पर था और उसने अपनी क्लोथ्स को बहुत टाइटली पकड़ रखा था, साथ ही उसका दूसरा हाथ अपने आप ही वांग जी के शोल्डर पर जा चुका था और उसने वांग जी के शर्ट को भी बहुत टाइटली होल्ड करके रखा था अपनी मुट्ठियों में। उन दोनों की आईज क्लोज थी और वो उस एहसास को फील कर रहे थे। एक लॉन्ग डीप पैशनेट किस के बाद धीरे धीरे वांग जी विंग से दूर होता है। अभी भी उन दोनों के लिप्स बहुत करीब थे और कहीं ना कहीं सलाइवा की वजह से वो कनेक्टेड भी थे। वो दोनों भी, खासकर विंग डीप ब्रीथ ले रहा था और उसने अपनी आईज ओपन करके रखी थी। विंग की आंखों में एक शाइन भी थी और टीयर्स की वजह से उसकी आईज ग्लासी हो चुकी थी। वही वांग जी जो अपनी डीप आईज से बस विंग को ही देख रहा था। सच में विंग करीब से कितना ज़्यादा प्रीटी लगता है। उसके अल्फा ने वैसे गलती तो बहुत बड़ी की है, पर अगर वो गलती वांग जी को विंग दिला सकती है उसकी लाइफ में, तो ऑब्वियसली वांग जी अपने अल्फा को माफ कर देगा। उन दोनों का फॉरहेड कनेक्टेड था और वो दोनों भी एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। वांग जी का एक हाथ विंग के नेक के पीछे था उसकी हेयर्स में, वही उसका दूसरा हाथ विंग के वेस्ट पर था और उन दोनों के डीप ब्रीदिंग की वॉइस उस कार में इको हो रही थी। सच में ये बहुत रोमांटिक माहौल था, पर खैर इस रोमांटिक माहौल में खलल डालने के लिए फिर से वांग जी का फोन रिंग करने लगता है। बेचारा वांग जी, इतना रोमांटिक माहौल उसका स्पॉइल हो चुका था। वो तो विंग को और एक किस करना चाहता था, पर जब वो मोबाइल को उठाकर उसके स्क्रीन पर नाम देखता है वो तुरंत ही विंग से दूर हो चुका था, क्योंकि कॉल चैंग की थी। वांग जी बस ये सोच रहा था कि ये कबाब में हड्डी जो अभी पता ना होते हुए उन दोनों को इतना डिस्टर्ब कर रही है, अगर पता हो गया तो पता नहीं वांग जी इस हड्डी को अपने गले से निकालेगा कैसा है। वांग जी इरिटेटली उस कॉल को पिक करता है और इससे पहले कि चैंग कुछ बोल पाता, वांग जी गुस्से से बोलता है, तेरे घर के बाहर हूँ, 2 मिनट रुकेगा, पार्क करने देगा? तुझे क्या लगता है तेरे भाई को लेके भागने वाला हूँ मैं? चैंग जब वांग जी का इतना गुस्सा देखता है वो बेचारा बिना बोले ही कॉल को डिस्कनेक्ट कर देता है। वही वांग जी उस मोबाइल स्क्रीन को गुस्से से घूर रहा था, विंग जिसे हंसी आ रही थी। वांग जी जब विंग के हंसी की वो आवाज़ सुनता है वो विंग की तरफ देखता है और इरिटेटली कहता है, इसको पता नहीं है तब ये हमें इतना डिस्टर्ब कर रहा है।
अगर इसे पता चला तो ये क्या ही कर देगा। विंग ये सुनकर टेंस हो जाता है और वांगजी की तरफ देखते हुए कहता है, यही तो जानगा, चैंग को बहुत खतरनाक है सच में, और मुझे उन्हीं का डर लग रहा है। वांगजी विंग को अपने करीब खींचता है और उसके हेड को अपने चेस्ट पर रखवाते हुए सॉफ्टली कहता है, डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। कुछ देर तक वो हग करते हैं और बाद में फाइनली वांगजी ड्राइव करना स्टार्ट करता है, पर अभी भी विंग का हेड वांगजी के शोल्डर पर था और विंग ने वांगजी के एक बाजू को पकड़ के रखा था। जब तक वो घर के बहुत करीब नहीं आ जाते तब तक विंग वैसा ही रहता है, पर जब से उसने जियांग मेंशन के गेट को अपनी आंखों के सामने आते हुए देखा था, उसने तुरंत ही वांगजी के हाथ को छोड़ दिया था और वो एकदम साइड में हटकर बैठ चुका था, जैसे वांगजी और उसमें कोई कनेक्शन ही ना हो। वांगजी बस एक डीप ब्रीथ लेता है, क्योंकि वो अच्छी तरीके से जानता है कि विंग खुद के लिए नहीं बल्कि उसके लिए चैंग से डर रहा है और अब उसे अपने ओमेगा के इसी डर को निकालना होगा। उसे चैंग से बात करनी ही होगी। फाइनली कार जियांग मैंशन के अंदर आ चुकी थी। वांगजी विंग को 2 बैग पकड़ाता है। एक में वांगजी के क्लोथ्स थे और दूसरे में वांगजी ने विंग के लिए कुछ शॉपिंग की थी। विंग उस बैग को देखता है और वांगजी की तरफ कंफ्यूजिंगली देखता है। वांगजी तुरंत विंग की तरफ देखते हुए कहता है, चैंग को बोलना कि ये सारी चीज़ें वांगजी ने दिलाई है और अगर उसने दिखाने के लिए बोला तो इस बैग में से चीज़ें दिखाना, इसमें कुछ तुम्हारी नॉर्मल गिफ्ट्स वगैरह है। दूसरी बैग मत खोलना क्योंकि उसमें मेरे क्लोथ्स हैं, अगर वो चैंग ने तुम्हारे पास देख लिए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। विंग नोट करता है और वो बिल्कुल वैसा ही करता है। वो एक बैग को दूसरी बैग के नीचे कर लेता है और वो दोनों भी फाइनली मेंशन में एंटर करते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। विंग का फेस थोड़ा रेड तो था पर ठीक था, पहचान में नहीं आ सकता था। साथ ही उन दोनों ने किस तो किया था, पर वांगजी ने इस बात का ख्याल रखा था कि वो विंग के लिप्स को कोई भी हार्म ना करे, खासकर बाइट वगैरह, जिससे चैंग को उन दोनों पर डाउट हो। खैर वो दोनों अंदर जाते हैं और चैंग जैसे ही विंग को देखता है, वो लिविंग हॉल के काउच पे ही बैठा था, तो तुरंत उठकर विंग के पास आता है। वो विंग को अपने पास करता है और उसे हक करते हुए कहता है, कितना वक्त लगाया तुम दोनों ने, कब से इंतजार कर रहा हो तुम दोनों का। वांगजी इरिटेटली चैंग की तरफ देखते हुए कहता है, तू तो ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे तेरे भाई को लेकर मैं भागने वाला हूँ, सच में इतने कॉल्स। चैंग वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, तू तो जानता है ना, तुम दोनों बॉडीगार्ड्स को भी नहीं लेके गए थे तो मुझे बस टेंशन हो चुकी थी। वांगजी चैंग की तरफ देखता है और कहता है, पर मैं था उसके साथ और तू जानता है कि मैं उसे संभाल सकता हूँ। चैंग बस अपनी आई रोल करता है। चैंग विंग को अपने आप से दूर करता है और उसके फेस पर हाथ रखते हुए सॉफ्टली कहता है, जाओ अपने रूम में जाओ और फ्रेश हो जाओ। डिनर तो तुम दोनों ने कर लिया होगा ना, तो जाओ सो जाओ। विंग नोट करता है। विंग अपने रूम की तरफ बढ़ने ही वाला था, तभी चैंग विंग के हाथों में उन बैग्स को देखते हुए कहता है, ये बैग्स, इसमें इससे पहले कि चैंग अपने आगे की बात कंप्लीट कर पाता, वांगजी चैंग के सामने आता है और उसकी तरफ देखते हुए कहता है, अब क्या मैं उसे गिफ्ट भी नहीं दिला सकता या चीज़ें भी नहीं खरीद कर दे सकता? उसे कुछ चीज़ें पसंद आई तो उसने ले ली, बाकी की मैंने उसे खरीद के दी। और कुछ? ये सुनकर चैंग चुप हो जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली वांगजी भी विंग से इक्वली प्यार करता है। ये बात चैंग जानता है, पर किस वे में करता है ये बात अभी तक चैंग को पता नहीं है। तो वो विंग को देखते हुए कहता है, ठीक है जाओ। विंग फिर से नोट करता है और वो रूम की तरफ चलने लगता है, पर वो मुड़कर वांगजी को देखना नहीं भूलता। वही वांगजी जो चैंग को गुस्से से घूर रहा था। वही चैंग वांगजी के शोल्डर पर हाथ रखता है और कहता है, अरे यार मैं तो बस क्यूरियस था इसलिए पूछ रहा था, ऐसा नहीं है कि मैं तुझ पर डाउट करता हूँ। वांगजी चैंग के हाथ को अपने शोल्डर से रफली हटाते हुए कहता है, क्या पता तेरे दिमाग में क्या चलता रहता है। चैंग वांगजी को देखता है और कहता है, चल गुस्सा मत कर, कुछ बात करनी है तुझसे आज की मीटिंग के बारे में, तो चल। वांगजी नोट करता है और चैंग और वांगजी स्टडी रूम में चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें बिजनेस के रिगार्डिंग कुछ बातें करनी थी। वो दोनों बातों को डिस्कस करते हैं और उसके बाद वांगजी वहाँ से जाने के लिए निकल जाता है। चैंग उसे बोलता है कि वो यही रुके, पर वांगजी नेक्स्ट डे का माहौल विंग के लिए ऑकवर्ड नहीं बनाना चाहता था, इसीलिए वो मना कर देता है। पर जाने से पहले उसे एक बार विंग को देखना था, इसीलिए चैंग जो उसे छोड़ने के लिए लिविंग हॉल तक आ चुका था, वो उसे बोलता है कि गलती से उसके कार की चाबी विंग के उन बैग्स में रह गई है। चैंग वांगजी की तरफ थोड़ा कंफ्यूजिंगली देखते हुए कहता है,
कार तूने ड्राइव की? कार की तेरे पास होनी चाहिए ना, विंग के बैग में कैसे गई? वांग जी इरिटेटली चैंग की तरफ देखते हुए कहता है, एक्चुअली वो बैग्स है ना, वो मैंने निकाली कार से और मेरी कीज उसमें गिर गई। मैं लेके आता हूँ, वरना कार तो बिना कीज के चलेगी नहीं। चैंग नोट करता है और वांग जी विंग के रूम की तरफ बढ़ जाता है। चैंग लिविंग हॉल में ही रुका हुआ था और वांग जी का इंतजार कर रहा था। वही वांग जी विंग के रूम के पास आता है और बिना नॉक किए रूम के डोर को ओपन कर देता है और सीधा रूम के अंदर एंटर हो जाता है। वही विंग जो बेड पर बैठा हुआ था, वो अचानक किसी के आने की आहट सुनकर तुरंत ही अपने हाथ में जो चीज़ थी उसे छुपाने लगता है। वांग जी ने ऑलरेडी वो देख लिया था, तो उसके फेस पर एक सॉफ्ट स्माइल थी, क्योंकि विंग वांग जी के उन क्लोथ्स को लेकर बैठा हुआ था जो उसने वांग जी से मांगे थे, और वो वांग जी की ही फेरोमोन्स को इनहेल कर रहा था। वांग जी विंग के पास आता है और विंग की तरफ देखता है, जो हड़बड़ा कर उठ चुका था और वांग जी की तरफ देख रहा था, वो भी सरप्राइजिंगली, क्योंकि उसकी जान अब तक हलक में अटक चुकी थी। पर जब उसने वांग जी को देखा, वो एक रिलीफ की ब्रीथ लेता है। वांग जी विंग के पास जाता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है। वांग जी का एक हाथ विंग के वेस्ट पर था और उसका दूसरा हाथ विंग के बैक पर था। वांग जी सॉफ्टली विंग की तरफ देखते हुए कहता है, मेरा ओमेगा तो मुझे अभी से मिस करने लगा है। मैं तो अभी इसी घर में हूँ, अगर चला जाऊंगा तो मेरा ओमेगा मुझे कितना मिस करेगा। विंग जो ब्लश कर रहा था और अपनी नज़रों को झुका चुका था। वांग जी विंग के फेस को ऊपर करता है और उसके फोरहेड पर किस करते हुए सॉफ्टली कहता है, टेंशन मत लो, सो जाओ, और अगर कोई भी प्रॉब्लम आई तो मुझे कॉल कर देना। वैसे मैं जाना तो नहीं चाहता, पर मुझे भी कुछ प्रिपरेशन करनी है, तो मैं निकलना हूँ। विंग नोट करता है। वांग जी विंग के लिप्स पर एक सॉफ्ट पैक करता है और अपने फेरोमोन्स को उस रूम में पूरी तरीके से फिल कर देता है। साथ ही ऑब्वियसली विंग फ्रेश हो चुका था और उसने नाइट क्लोथ्स पहन के रखे थे, तो अब वांग जी के हक करने से उसके फेरोमोन्स उस नाइट क्लोथ पर भी आ चुके थे। वांग जी विंग की तरफ सॉफ्टली देखते हुए कहता है, ये तुम्हें फील कराएंगे कि तुम्हारा अल्फा तुम्हारे साथ है, तुम्हारे पास है, ठीक है, अब सो जाओ। विंग नोट करता है। वांग जी को गुड नाइट विश करता है और फाइनली वांग जी उस रूम से निकल जाता है। पर वो जाने से पहले विंग को ये बोलना नहीं भूलता कि उसे आज से अपने रूम के डोर को अंदर से लॉक करना होगा, क्योंकि अगर वो इस रूम में आ सकता है तो कोई भी आ सकता है, खासकर उसका चैंग। विंग नोट करता है और वो वांग जी के जाने के बाद अपने रूम को लॉक कर लेता है। वांग जी लिविंग हॉल में आता है, जहाँ चैंग ऑलरेडी उसका इंतजार कर रहा था। वांग जी चैंग को भी गुड नाइट विश करता है और चैंग भी वांग जी को सेफ ड्राइव करने का बोलकर फाइनली वो दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। 2 दिन बीत चुके थे और वांग जी का अब जियांग मैंशन में आना थोड़ा ज़्यादा ही बढ़ चुका था। खासकर वो विंग को भी बोलता था कि उसे भी अब ऑफिस में आना होगा, क्योंकि हर वक्त घर पे वांग जी नहीं जा सकता था, पर अगर ऑफिस में विंग रहा तो वांग जी उससे मिलने कभी भी जा सकता है। इसीलिए विंग भी अब चैंग के साथ 2 दिनों से ऑफिस में आ रहा था और वांग जी ये बहाना बनाकर कि वो विंग को काम के बारे में बताएगा, हो सके उतना विंग के करीब रहने की कोशिश करता था। ऐसे ही 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 और फाइनली 10 दिन कंप्लीट बीत चुके थे। वांग जी और विंग पर किसी को भी डाउट नहीं हुआ था, पर हाँ, उन दोनों की नज़दीकियाँ अच्छी चल रही थी, क्योंकि अब तक चैंग का बीच में इन्वॉल्वमेंट नहीं था और वांग जी विंग के साथ था तो उसे कंफर्टेबल भी फील होता था। साथ ही विंग का टेंशन भी कम हो चुका था, जिस वजह से वो धीरे धीरे अपने पुराने बिहेव में वापस आ रहा था, खासकर चैंग और अपनी फैमिली के साथ। हाँ, वांग जी के साथ अभी भी वो थोड़ा हेजिटेट फील करता था, पर वांग जी भी हो सके उतना उसे कंफर्टेबल करने की कोशिश कर रहा था। उन दोनों के रिश्ते में अब धीरे धीरे डेवलपमेंट भी अच्छी खासी होने लगी थी। विंग अब जब भी अकेला रहता वांग जी के साथ, तब वो वांग जी को अल्फा कहता, वही वांग जी भी विंग को कैजुअली अपना ओमेगा कहता था। पर सामने, मतलब चैंग के सामने या दुनिया के सामने, वो एक दूसरे को शियान और झानग के कर ही पुकारते थे। वही चैंग इस बात से खुश था कि विंग धीरे धीरे बिजनेस में इंटरेस्ट ले रहा था। अब चैंग क्या जाने कि विंग किस चीज़ में इंटरेस्ट ले रहा है। खैर, जहाँ एक तरफ वांग जी को इस बात का भी टेंशन आया था कि 10 दिन गुजर चुके हैं और सिर्फ 10 दिन बचे हैं विंग के हीट को, और उसका प्री हीट टाइम तो
सिर्फ 9 दिन बाद ही शुरू हो जाएगा। तब तक वो इसी बात के बारे में सोच रहा था कि चैंग को 100% कैसे कन्विंस करना है, क्योंकि इन रियलिटी चैंग खतरनाक है। ये बात वांग जी भी बहुत अच्छी तरीके से जानता है। आज तक वांग जी किसी से नहीं डरा इस दुनिया में, पर आज वो डर रहा था चैंग से। वैसे तो चैंग से एज अ फ्रेंड वांग जी नहीं डरता था, पर इस बार चैंग से वो जो बात करने वाला था वो एज फ्रेंड नहीं बल्कि वांग जी के रिश्ते को बदलकर, मतलब एज हीज ब्रदर्स अल्फा। ये रिश्ता बहुत कॉम्प्लिकेटेड था और खासकर चैंग का जैसे बिहेव था उस हिसाब से वो थोड़ा ज़्यादा ही खतरनाक हो चुका था। पर खैर बात तो करनी थी। वांग जी हर रोज़ कुछ ना कुछ अलग प्लान सोचता और दिन बीतते बीतते उसे वो प्लान फ्लॉप लगने लगता। खासकर ये 10 दिन जब से वांग जी विंग के करीब पहुंचा था, उसने विंग को एक अलग नज़रिए से देखना स्टार्ट किया था। खासकर विंग की वो सेंट, उसका वो एहसास जो वांग जी को फील कराता है कि बस अब विंग ही उसकी दुनिया बन चुका है। पहले वांग जी मरने से डरता नहीं था, पर अब वो विंग के साथ जीना चाहता था। वांग जी ने फर्स्ट डे बहुत कैजुअली विंग से ये कह दिया था कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, चैंग उसे मार डालेगा या फिर वो खुद को ख़त्म कर देगा। तब ये बात वो मीन भी करता था, तब शायद चैंग उसे मार देता या वो खुद भी मर जाता तो उसे इतना प्रॉब्लम नहीं होता। इनफैक्ट वो इस बात से खुश होता कि विंग अब चैन से जिएगा। पर जैसे जैसे उसने इन 10 दिनों में विंग के साथ अपनी लाइफ को एक अलग तरीके से जिया था, विंग की वो मासूमियत और वो एहसास जो वांग जी को अब विंग से जोड़ता था, वो एहसास अब विंग जैसे अपनी लाइफ में चाहता था वैसे ही वांग जी भी चाहता था। वांग जी अब चाहता था कि वो विंग के साथ जिए एक हैप्पी लाइफ। वांग जी एक तरफ जहाँ अपनी ख्यालों की दुनिया में ये सब सोचकर खुश था, वही रियलिटी में चैंग सबसे बड़ा खतरा बनकर उसके सामने खड़ा था और उसे बहुत जल्द इस सपनों की दुनिया से हटकर एक रियलिटी पता चलती है जिसने वांग जी को अंदर तक डरा दिया था। जब चैंग ने वांग जी को एक दिन सुबह कॉल करके ये बताया कि विंग मार्क है, जैसे ही वांग जी ने ये चैंग के मुंह से सुना था, उसके पैरों के नीचे से तो जमीन ही खिसक चुकी थी। वांग जी तुरंत भागता हुआ जियांग मैंशन जाता है, जहाँ जियांग चैंग, मैडम यू और फेंग मियान तीनों भी बहुत टेंशन में बैठे हुए थे। वांग जी जो एंटर करते ही विंग को ढूंढ रहा था, वो चैंग के पास जाता है और चैंग की तरफ देखते हुए कहता है, क्या हुआ, विंग कहाँ है? चैंग अपनी नज़रों को ऊपर उठाकर वांग जी की तरफ देखता है और सैडली कहता है, मैंने उसे मारा। ये सुनना था कि वांग जी की मुट्ठियाँ कस चुकी थी। वो चैंग की तरफ देखता है और सीधा उसके कॉलर को पकड़ के उसे उठा देता है, उसकी आंखों में गुस्से से देखते हुए कहता है, क्या क्या कहा तुमने? तुमने उसे हर्ट किया? चैंग अपनी नज़रों को नीचे झुकाए बस नोट करता है। ये सुना था कि वांग जी का गुस्सा वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता। वो सीधा चैंग को एक स्ट्रॉन्ग पंच करता है, जिससे चैंग फिर से काउच पर ही गिर चुका था। वांग जी भागते हुए सीधा वहाँ से निकलकर विंग के रूम के पास जाता है। वो विंग के रूम के डोर को ओपन करने की कोशिश करता है, पर वो रूम ओपन नहीं हो रहा था। वांग जी फिर से भागते हुए नीचे जाता है और चैंग की तरफ देखते हुए कहता है, उसका डोर लॉक है। वो चैंग अपनी नज़रों को ऊपर उठाकर अपनी टीयरी आईज से जो आंसू उसके आंखों में अभी भी रुके हुए थे और जो ये वांग जी को भी महसूस करा चुके थे कि खुद चैंग कितना ज़्यादा दुखी है। ऑब्वियसली चैंग प्यार करता है विंग से और उसने आज पहली बार अपने भाई को हर्ट किया है, तो ये बात विंग से भी ज़्यादा चैंग को हर्ट कर गई है। ये बात वांग जी भी समझ सकता है। चैंग वांग जी की तरफ देखता है और हेजिटेटली कहता है, मैंने उसे लॉक कर दिया। वांग जी तुरंत अपने बड़े कदमों से चैंग के सामने आता है और अपने हाथ को चैंग के आगे करते हुए कहता है, उसके रूम की कीज दो। चैंग वांग जी के हाथ में विंग के रूम की कीज को रख देता है और इससे पहले कि वांग जी वहां से जा पाता, चैंग वांग जी के आर्म को पकड़ लेता है। वो वांग जी की तरफ अपनी टीयरी आईज से देखते हुए कहता है, प्लीज उसे समझाओ
और उससे पूछूं कि वो अल्फा कौन है। मैंने उसे बहुत पूछा पर वो बता नहीं रहा, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उस पर हाथ उठा दिया। उसे साथ में ये भी समझाना कि उसकी चैंग का उसे हार्म नहीं करना चाहते, बस वो उस अल्फा का नाम बता दे। वांग जी जो ऑलरेडी सब जानता था तो वो बस इस बार नोट कर देता है, क्योंकि उसे चैंग को सच बताने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट फिलहाल विंग को संभालना लग रहा था। वो भागते हुए ऊपर जाता है और विंग के रूम के डोर को ओपन करता है। वो फिर से अंदर से डोर लॉक कर लेता है और वो रूम में विंग को ढूंढने लगता है। विंग जो बेड के कॉर्नर में बैठा हुआ था और वो अपने हेड को बेड पर रखे हुए था। वैसे तो वो बैठा फ्लोर पर था और उसका सिर्फ हेड बेड पर था और वो रो रहा था क्योंकि उसकी सिसकियां उस रूम में साफ तौर पर सुनाई दे रही थी। वांग जी भागते हुए विंग के पास जाता है और विंग के सामने नीज पर बैठ जाता है। वो विंग को सीधा पकड़ लेता है और उसे अपने आर्म्स में छुपा लेता है। विंग जैसे ही वांग जी को देखता है वो और भी जोर से रोने लगता है। उसने वांग जी को पूरी तरीके से रैप करके रखा था। वांग जी भी फ्लोर पर ही बैठ जाता है और विंग पूरी तरीके से अपने दोनों लेग से उसके वेस्ट को और अपने दोनों हाथों से वांग जी के नेक को रैप किए हुए था। उसने अपने फेस को वांग जी के नेक में छुपा के रखा था और वो बहुत जोर जोर से रो रहा था। वांग जी विंग को बस शांति से गले लगा कर रखता है, साथ ही वो अपने फेरोमोन्स को रिलीज कर रहा था। वैसे तो ये मॉर्निंग का वक्त था। विंग धीरे धीरे वांग जी के फेरोमोन्स की वजह से खुद को कंट्रोल करता है। वांग जी जब देखता है कि विंग शांत हो चुका है और अब उसका रोना तो बंद हो चुका है, वो सिर्फ सिसक रहा है, तब वो विंग के फेस को अपने नेक से हटाता है और उसके फेस पर अपने दोनों हाथों को रखता है। वांग जी सॉफ्टली विंग के आंखों को पोंछता है और अपनी सॉफ्ट वॉइस में कहता है, क्या हुआ, तुम्हारे चैंग को पता कैसे चला सब कुछ। वांग जी जो विंग से ये सब कुछ पूछ भी रहा था, साथ ही उसने अपने हाथ को विंग के उस चीक पर रखा था जो थोड़ा फ्लफी हो चुका है। साथ ही चैंग के 5 उंगलियों के निशान उस चीक पर क्लियरली विजिबल है। विंग बहुत रो रहा था, उसे फिर से वो सब कुछ याद आ चुका था। वो अपनी क्राइंग वॉइस में वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, चैंग ने मारा, उन्होंने मुझे बहुत बहुत गुस्सा किया और मुझे रूम में लॉक कर दिया। मैंने जब निकलने की कोशिश की तो उन्होंने मुझसे बाहर से कहा कि अब मैं बाहर नहीं निकल सकता घर के, और वो मुझे कहीं नहीं जाने देंगे। उन्होंने मुझसे कहा कि वो उस अल्फा को मार देंगे और अगर मैंने उस अल्फा का नाम नहीं बताया तो वो उसे कैसे भी ढूंढ लेंगे और उसकी जान ले लेंगे। उन्होंने मुझ पे बहुत गुस्सा किया। वांग जी जो जानता था कि ऐसा ही कुछ होने वाला है, पर वो फिलहाल विंग को फिर से हक करता है और उसे कंसोल करने लगता है। पर उसे इस बात का सच में बहुत बुरा लगा था कि चैंग ने विंग पर हाथ उठाया। उसने ऐसा नहीं करना चाहिए था। So enough for today. Let's take a break. Next chapter in next video. If you like my explanation, like, comment and subscribe my channel. Hopefully you all are enjoying the journey. Goodbye. Take care. Enjoy your beautiful life.